हाँ भाई, क्या हाल चाल है संकेत? बढ़िया एकदम। चल, हाँ चालू है। चल बता कहाँ तक हो गया था? ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स। दिखा, देखे फटाफट दिखा। फटाफट दिखाओ फिर आगे बढ़ते हैं। चलो अच्छा, अरे वाह क्या बात है, हो गया ये। चलो ठीक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग स्प्लिटिंग एनर्जी, ये अपना क्या होता है, कंप्लीट होता है। ठीक है चलो, हाँ भाई बैठो, देखे जल्दी बैठो फिर आगे स्टार्ट करते हैं। देखो आज अपन जो है वो बात करेंगे, वो जो है वो अपना अगला टॉपिक है जिस पर अपन लोग डिस्कशन करने वाले हैं। और वो क्या है, वो ये है कि बहुत ही सिंपल सा और बहुत ही आसान सा टॉपिक है। हेडिंग लगाना, क्रिस्टल फील्ड, क्रिस्टल फील्ड स्टेबिलाईजेशन एनर्जी, क्रिस्टल फील्ड स्टेबिलाईजेशन एनर्जी, जिसे अपन नाम क्या देंगे, CFSE, क्रिस्टल फील्ड स्टेबिलाईजेशन एनर्जी, जिसे अपन नाम क्या दे देंगे, CFS। देखिए इससे पहले जो है वो अपने पास एक और टर्मिनोलॉजी थी, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, है ना। देखने में दोनों नाम सेम से ही हैं, बस एक में स्प्लिटिंग है और एक में स्टेबिलाईजेशन है। अगर अपन उसका भी शॉर्ट फॉर्म बनाने की कोशिश करें तो वो भी क्या बनता है, CFSE, और ये भी क्या बनता है, CFSE, है ना। लेकिन ध्यान ये रखना है कि CFSE का अगर क्वेश्चन आता है तो CFSE का मीनिंग क्या है, ये वाला है। CFSE ये है, वो CFSE नहीं है। बात पल्ले पड़ गई? ठीक है, तो अब अपन क्या कहते हैं कि सर CFSE का मीनिंग क्या है, कि होता क्या है। अपन क्या कहते हैं कि सर जब आप लोगों के d ऑर्बिटल स्प्लिट होते हैं तो अपन क्या कहते हैं कि सर जितना एनर्जी में इंक्रीमेंट होता है उतना ही क्या होता है, डिक्रीमेंट। सही बात है, उसको बैलेंस करने के लिए। लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं होता। ये क्या होती है, थ्योरेटिकल बात होती है कि जितना बढ़ा उतना घटा, यानी कि एवरेज एनर्जी जो है वो उतना ही रह जाएगा। बट रियल में क्या होता है, एक्सपेरिमेंटली क्या होता है कि जब ऑर्बिटल स्प्लिट होते हैं तो वो क्या करते हैं, कुछ अमाउंट में एनर्जी रिलीज करते हैं, और उस रिलीज्ड एनर्जी को अपन क्या बोलते हैं, क्रिस्टल फील्ड स्टेबिलाईजेशन एनर्जी। भैया स्टेबल वर्ड आ गया, इसका मतलब सिस्टम को एनर्जी रिलीज करनी पड़ेगी तभी स्टेबल होगा, अदरवाइज सिस्टम स्टेबल नहीं होगा। बात क्लियर है? तो अपन क्या कहते हैं कि सर जो स्प्लिटिंग है, उस स्प्लिटिंग में रिलीज्ड एनर्जी है उसको क्या बोल देते हैं, CFSE। तो छोटा सा डेफिनेशन है, नोट करो फटाफट, लिखो लिखो। इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी, इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड, इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड in splitting of d orbitals, in splitting of d orbitals, it is the amount of energy released in splitting of d orbitals। क्लियर? अब देखो अपन बात करते हैं कि अगर यहां पर आपके पास मैं ये बोल दूं कि सर कोई सिस्टम है, कोई कॉम्प्लेक्स है, उसका CFSE क्या है, ज्यादा। अगर CFSE ज्यादा होगा तो अपन क्या बोल देंगे कि उसका स्टेबिलिटी भी क्या होगा बेटा, ज्यादा। तो अपन ऐसा बोल सकते हैं कि मोर CFSE इट मींस मोर स्टेबिलिटी। ठीक है, अब अपन सबसे पहले बात करते हैं किसकी, ऑक्टाहेड्रल की। तो अपन क्या बोलेंगे कि सर CFSE, ध्यान से सुनना, CFSE इन ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल जो है उनमें अपन लोग स्प्लिटिंग की जो CFSE है उसको चेक करेंगे। याद आ रहा होगा कि ऑक्टाहेड्रल जो होता है, उस ऑक्टाहेड्रल में आपके पास जो केस है वो कैसा बनता है, तो आप क्या बोलते हो कि सर ऐसा बनता है। सही बात है, यहां पर आप बोल देते हो कि सर ये एनर्जी का गैप कितना होता है, डेल्टा O, और ये आपका क्या होता है, बैरी सेंटर, यहां से एनर्जी कितना बढ़ता है, 0.6 डेल्टा O, और यहां से कितना घटता है, -0.4 डेल्टा O। यही होता है ना। बस अपन क्या कह रहे हैं कि सर यहाँ पर ये जो माइनस का साइन है ये क्या बता रहा है कि एनर्जी डिक्रीज कर रहा है, यानी कि रिलीज कर रहा है, और पॉजिटिव प्लस का साइन क्या बता रहा है, एनर्जी क्या हो रहा है, कंज्यूम हो रहा है या एब्जॉर्ब हो रहा है। सही बात है। अब अपन क्या कहते हैं कि अगर यहाँ पर आपको CFSE की रिक्वायरमेंट होती है तो आप लोग क्या बोलोगे कि CFSE जो है वो क्या होगा, तो अपन क्या बोल देंगे, -0.4 डेल्टा O। बात पल्ले पड़ गई, इनटू इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, NT2G से। T2G का मतलब क्या हो गया, ये T2G ऑर्बिटल है। ठीक है, तो जहां भी अपने को NT2G लिखा हुआ मिलेगा इसका मतलब क्या है, तो आप क्या बोल दोगे कि नंबर ऑफ T2G सेट इलेक्ट्रॉन। क्या हो गए, T2G सेट के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी बात चल रही है।
बात क्लियर है। साथ में देखो सर वहां पर एनर्जी ऊपर जा रहा है, मतलब एब्जॉर्ब हो रहा है, तो अपन क्या कर देंगे प्लस, और क्या हो जाएगा तो अपन क्या बोल देंगे 0.6 डेल्टा ओ, और साथ में क्या आ जाएगा एन ईजी। बात पल्ले पड़ गई। तो अपन क्या लिख देंगे कि जहां भी एन ईजी हमने लिखा है इसका मतलब क्या है, नंबर ऑफ ईजी सेट इलेक्ट्रॉन, ईजी सेट में जितने इलेक्ट्रॉन आएंगे वो। अब देखो सर अगर WFL होता है, WFL होता है तो आपके CMI में, ध्यान से सुनना, WFL होता है तो CMI में जितने पेयर होते हैं उतने ही नए बनते हैं। जैसे मैं बात करूं कि सर अगर इलेक्ट्रॉन 1 2 3 है तो यहां पर क्या बनेगा 1 2 3, अगर यहां पर 4 5 है तो अगर WFL है तो 4 5 ऊपर चला जाएगा, और SFL है तो 4 5 कहां आ जाएगा नीचे। सही बात है ना। अगर WFL होता तो अपन क्या बोलते कि सर यहां पर कोई भी नया पेयर नहीं बनता। सही बात है। लेकिन अगर SFL आया तो यहां पर कोई पेयर नहीं है, बट यहां पर कितने पेयर बन गए, 2 पेयर। अब बताओ कि भैया इलेक्ट्रॉन को अगर पेयरिंग करवाओगे तो क्या वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा क्या? यस सर, क्योंकि पेयरिंग एनर्जी का मीनिंग क्या होता है कि सर एब्जॉर्ब्ड एनर्जी इन पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अपन क्या बोलेंगे यहां पर एक्स पी लगा देंगे। प्लस क्यों लगाया? क्योंकि पेयरिंग में एनर्जी क्या होगा, एब्जॉर्ब होगा। तो यहां पर अपन बोलेंगे कि सर एक्स क्या है, तो अपन क्या बोल देंगे कि नंबर ऑफ न्यू पेयर। ध्यान से सुनना, नंबर ऑफ न्यू पेयर्स। न्यू पेयर का मतलब समझ गएगा क्या आया? यहां पर देखा हमने बोला कि सर यहां पर कोई पेयर नहीं है, बट यहां पर पेयर बन गए तो एक्स का वैल्यू कितना हो गया, 2। बात पहले पड़ गई। अपन बोलेंगे कि सर पी का मतलब क्या है, तो अपन क्या बोलेंगे पेयरिंग एनर्जी। क्या है? पेयरिंग एनर्जी। अब बच्चों ध्यान से सुनना, अपन क्या कह रहे हैं कि सर अगर हमारे पास ऐसी सिचुएशन आती है कि हमें CFSE का कैलकुलेशन करके ही देना है, CFSE का कैलकुलेशन करके ही देना है, तो हमारे सामने है ना सर एक बड़ी समस्या आ जाती है। वो क्या आ जाती है? अपन क्या बोलते हैं कि सर यहां पर अगर बात की जाए इस केस में, ध्यान से सुनना, इस केस में तो ये में इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत यहां पर आती है। कई बार क्वेश्चन में जो है वो पेयरिंग एनर्जी को नेग्लिजिबल मान के छोड़ देता है। ठीक है, अगर ऑप्शन में पेयरिंग एनर्जी का कोई जिक्र नहीं है तो आप इसको छोड़ सकते हो। अगर ऑप्शन में पेयरिंग एनर्जी का जिक्र है, या उसने पेयरिंग एनर्जी का वैल्यू आपको दे दिया, या ऑप्शन में पेयरिंग एनर्जी डाल के दे दिया, तो आप इसको यूज कर लोगे। बात पहले पड़ गई? कोई दिक्कत आएगी क्या? नहीं। तो ये ध्यान रखना है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग पेयरिंग एनर्जी डिसाइड होगा। अगर वो ऑप्शन में नहीं दे रहा छोड़ दो। अगर क्वेश्चन में या ऑप्शन में कहीं पेयरिंग एनर्जी की बात ही नहीं है तो पी को छोड़ दो, अगर बात है तो डाल दो। बात पहले पड़ गई। अब समस्या क्या आती है कि सर हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, कैलकुलेट कैसे करेंगे? ध्यान से सुनना, अपन कहते हैं एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल क्या है? तो आपने बोला कि सर K4FeCN6, ये ले लेते हैं K4FeCN होल 6, और हमसे कहा जाता है कि आप इसकी CFSE कैलकुलेट करके दो। ठीक है, बहुत सिंपल है। अब CFSE का कैलकुलेशन करने हम जाएंगे तो यहां पर आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना मिल रहा है बेटा? +2 मिल रहा है क्या? सही है क्या? आयरन +2 होता है तो बेटा क्या 3D6 होता है क्या? ये भी सही है क्या? अरे हाँ या ना, ये होता है। अब आ जाओ सर, देखो सर आप लोग है ना फटाफट से इसका ऑर्बिटल बनाओगे। कितने हो गए? 5। अब इसका स्प्लिटिंग होगा तो वो कौन सा होगा? ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल होएगा तो बेटा 2 ऑर्बिटल ऊपर आ जाएंगे, 3 ऑर्बिटल कहां पर आ जाएंगे? नीचे। ये कौन सा है? T2G, और ये कौन सा है? EG। ये गैप क्या होता है? डेल्टा, और बाकी सब तुम्हें पता ही है। ठीक है, अब सुनो भैया, इलेक्ट्रॉन फिल करना स्टार्ट करते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। 1 2 3 4 5 6। सही है क्या? चलो 6 इलेक्ट्रॉन यहां फिल करो। बोलो सर अगर SFL है, CN-SFL है, तो क्या पेयरिंग होएगा क्या? यस सर। ये लो सर, हो गया पेयरिंग। बोलो सर क्या ऐसा ही डायग्राम बनेगा? बनेगा। चलो आ जाओ इसके CFSE की कैलकुलेशन करते हैं। बच्चा अगर CFSE की कैलकुलेशन करोगे तो माइनस का 0.4 डेल्टा ओ। क्या आपको डेल्टा ओ का वैल्यू दे रखा है क्या? नहीं दे रखा, तो आप डेल्टा ओ छोड़ दो। अगर ऑप्शन में वैल्यू है तो चिपका दो, नहीं कोई टेंशन नहीं है। इनटू यहां पर इलेक्ट्रॉन कितने हैं भाई? 6, प्लस सर माइनस की जगह अब प्लस 0.6 डेल्टा ओ इंटू ईजी में कितने इलेक्ट्रॉन है? 0, तो 0 से मल्टीप्लाई कर दो क्योंकि ये पूरा सेटअप 0 हो जाएगा। क्लियर है? प्लस न्यू पेयर की बात करो भाई। न्यू पेयर कैसे ढूंढने हैं? तो तुम क्या देखोगे? सबसे पहले इसको, इस CMI में कितने न्यू पेयर हैं? 1 पेयर है। सर जब स्प्लिटिंग हो गई तो कितने पेयर बन गए? 3। तो नए पेयर कितने बने भाई? 2। एक तो पहले से था, अब एक क्या बना है? नया पेयर बना है। बात पहले पड़ गई। तो यहां पर क्या लगा दोगे? 2p। क्या लगा दोगे? 2p। बोलो बात क्लियर हो गई क्या? अरे हाँ या ना? तो क्या सर पेयरिंग एनर्जी को कैसे यूज करना है वो पल्ले पड़ा कि नहीं पड़ा? अरे बोलो मेरे बच्चों, पल्ले पड़ा कि नहीं पड़ा? पड़ा। तो अपन क्या कह रहे हैं कि सर ये खेल क्या होगा? आपके सामने होगा। ठीक है सर, तो चलो भैया लपेटो फटाफट।
हेलो, हाँ बेटा प्रेक्षा, रोहित, कहाँ थे इतनी देर, बहुत लेट हो गए। चलो कोई बात नहीं, क्लास यहीं से स्टार्ट हुई है, इसको नोट करो और फिर जो है वो अपन आगे की बात करेंगे। प्रेक्षा, रोहित, आवाज आ रही है मेरे बच्चों? यस नो तो बोलो बेटा। अरे प्रेक्षा, रोहित, कुछ तो बोलो बेटा। सर आवाज अब आई है, अब आई है, क्या बात कर रहे हो बेटा, तब से आ ही रही है। हाँ चलो कोई बात नहीं, अब आवाज आ रही है, ठीक है सर। नेटवर्क इश्यू था, कोई बात नहीं बेटा, चलो कोई दिक्कत नहीं, अब आवाज आ रही है सही। चलो क्लास यहीं से स्टार्ट हुआ है, जो बोर्ड पर लिखा गया है यहीं से CFSE क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी जो है वहां से हमने क्लास को स्टार्ट किया है। अभी 10 एक मिनट 15 मिनट हुए क्लास को स्टार्ट हुए, तो ये बातें बताइए, आप इसको नोट कर लो, ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। इसको नोट कर लो, फिर क्या है वो बाद में समझा दूंगा बेटा, है ना। क्यों थक गया क्या? हैं? क्यों भाई? हैं? क्या कह रहा है? ढंग से इसको ढंग से कर लो, कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाएगा। 1 घंटे की क्लास होती है यार, 1 घंटे की क्लास में टाइम तो लगेगा ही है। अब तो ये खत्म होने पे मतलब उसमें 2 टॉपिक और बचे हैं, आइसोमेरिज्म और IUPAC, जो आइसोमेरिज्म और नेमिंग, बाकी तो हो गया। अभी थोड़ा बढ़ा है। हाँ शायद, बालिकाओं होते बेटा डन बोल देना, है ना। टाइम बढ़ा देंगे अभी क्लास का। हाँ बेटा, क्या कोऑर्डिनेशन छोड़ दिया? क्यों? जो चल रहा है वो नहीं डाल रही है। कितने घंटे की क्लास है? हाँ रिकॉर्डेड में हो जाता है, रिकॉर्डेड में लिखने का टाइम नहीं दिया। अच्छा PPT में पढ़ाया गया? हाँ तो PPT में तो यार क्या टाइम लगता है, आप खुद से बोर्ड पे लिखो, उसके बाद उसको समझाओ, लिखने का टाइम दो, तो टाइम ऑटोमेटिकली डबल ट्रिपल हो जाता है। रोहित, प्रेक्षा बेटा होते ही डन बोल देना बेटा, है ना, ताकि आगे चले अपन। भाई जितना टाइम लिखने में और तुम्हें लिखने में और मुझे लिखने में लगता है, वो टाइम निकाल दो। तो इसको समझाने में कितना टाइम लगता है? 5 मिनट। देखो वो तो यार देख, बड़े लोग हैं, वो अपने हिसाब से चलते हैं। डन सर, चलें आगे। चलो कोई बात नहीं, अब बड़े लोग हैं, वो अपने हिसाब से चलते हैं, जो भी है। चलो सर अपन आगे बात करते हैं, एक और सिंपल सी बात करते हैं कि सर ये तो बात हुई CFSE की, ठीक है, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी क्या होता है और क्या नहीं होता, उसके बारे में हमने छोटी सी बात की है, ठीक है। अब देखो सर, आपको यहां पर ये तो ऑक्टाहेड्रल की बात थी, अब अपन जो है वो टेट्राहेड्रल की भी बात कर लेते हैं कि टेट्राहेड्रल में कैसे होता है। ध्यान से सुनना, तो अपन क्या बोलेंगे, CFSE इन टेट्राहेड्रल,
CFSE इन टेट्राहेड्रल। जो आपके टेट्राहेड्रल हैं उनमें अपन CFSE की क्या करते हैं बात। ध्यान से सुनना, टेट्राहेड्रल में जो कहानी बनती है आपको शायद याद होगा, क्या टेट्राहेड्रल जो है वो ऑक्टाहेड्रल का जस्ट ऑपोजिट बनता है क्या? भाई ऐसे याद रखने के लिए अपन कर सकते हैं, जैसे मैं वैसे तो इसको सजेस्ट नहीं करता ऐसी बातों को, लेकिन याद करने के लिए आप इस बात को ध्यान में रख सकते हो कि टेट्रा जो होता है ना वो ऑक्टा का ऑपोजिट होता है ना? सही बात है ना? अपन क्या कहते हैं कि टेट्रा का स्प्लिटिंग कैसे बनता है, या टेट्रा जो होता है उसका स्प्लिटिंग कैसे आता है, तो आप लोग क्या बोलते हो कि नीचे तो क्या आता है ई सेट और ऊपर क्या आता है बेटा T2 सेट। बात पल्ले पड़ गई। इनको बोलते ई और T2 सेट है, लेकिन एनसीईआरटी में इसको भी ईजी और T2G बोला है। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज होने की कोई दिक्कत नहीं है। एनसीईआरटी ने इसको अगर ईजी भी लिख दिया तुम गलत मत मानना, क्योंकि लिख दिया तो लिख दिया, बात पल्ले पड़ गई। क्योंकि जेईई मेन में भी उन्होंने एक क्वेश्चन का आंसर गलत दे दिया तो दे दिया, क्या कर सकते हो, बात पल्ले पड़ गई। ठीक है, तो उन्हीं की सरकार है भैया, सब कुछ उन्हीं का है, तो वो जैसा करेंगे वैसा आपको मानना पड़ेगा। होता ई और T2 है, लेकिन अगर ईजी और T2G लिखा हुआ मिलता है तो आप ये मत कहना गलत है, एनसीईआरटी में लिखा है, बहस करने की कोई जरूरत नहीं है। अब सुनो, अपन क्या कहते हैं कि सर ये आप लोगों का क्या बनेगा, तो आप क्या बोल दोगे डेल्टा टी। सही बात है क्या यार? एक बात बताओ ना कि ये कितना इंक्रीमेंट देगा और ये कितना डिक्रीमेंट देगा, तो इस बार डिक्रीमेंट 0.6 डेल्टा टी का आएगा क्या? सही बात है क्या? और इंक्रीमेंट कितने का आएगा? 0.4 डेल्टा टी का आएगा क्या? तो यार एक बात बताओ ना, क्या मैं यहां पर अगर CFSE निकालना चाहूं तो CFSE निकालने जाऊंगा तो ये क्या बन जाएगा? माइनस का 0.6 डेल्टा टी। सही बात है, मल्टीप्लाई किससे कर दूंगा मैं, तो मैं क्या बोल दूंगा NE, या ईजी भी लिखा हुआ मिले तो गलत मत बोलना भाई, है ना? मैं तो यही बोलूंगा, होता नहीं है, लेकिन तुम एनसीईआरटी के हिसाब से गलत मत बोलना, ठीक है? 0.4 डेल्टा टी, बात पल्ले पड़ गई। इनटू में क्या आ जाएगा बेटा, तो अपन क्या बोल देंगे NT2। सही बात है क्या? बन गया फॉर्मूला, याद रखने की जरूरत पड़ेगी क्या? नहीं भाई, उसको याद रखो, वो हमें पता है कैसे होता है, बस उनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से आप क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। तो Ne का मतलब क्या है, तो अपन क्या बोलेंगे कि नंबर ऑफ ई सेट इलेक्ट्रॉन, क्लियर? और NT2 का मतलब क्या है, तो अपन क्या बोल देंगे नंबर ऑफ T2 सेट इलेक्ट्रॉन। बात क्लियर है क्या? अब यार एक बात देखना, क्या मैं ये कह सकता हूं क्या कि आप लोगों का जो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होता है, उस टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में सारे लिगेंड WFL होते हैं? याद आया क्या? अरे जब मैंने स्प्लिटिंग पढ़ाया था मैंने लिखा था सारे कैसे होते हैं, WFL। मेरे बच्चे अगर सारे WFL होते हैं तो क्या कोई नवा पेयर बनेगा क्या? नहीं सर, WFL में कोई भी न्यू पेयर जो है वो फॉर्म नहीं होता है। सो दैट आपके पास क्या बन जाएगा, ये एक सिंपल सा फॉर्मूला। बोलो कोई दिक्कत किसी को? नहीं, लपेटो, बनाओ इसको, फिर आगे हम क्वेश्चन आंसर्स पे चलते हैं थोड़ा सा। फिर हम जो है क्वेश्चन आंसर्स पे चलते हैं। चले ना ना, ये तो तुम्हें पता ही है, ये तो बना रखा है, ये तो मैं भाई मेरे को फॉर्मूला याद नहीं रहता इसलिए मैं इसको बना लेता हूं। ठीक है, ठीक है, तुम भी ऐसे बना सकते हो भाई, मैं तुम्हें ऐसे बना के क्यों बता रहा हूं, ताकि जब तुम्हें दिक्कत लगे ना तो तुम उसको देखकर बना सको। बात पल्ले पड़ गई? ठीक है, कि मैं कैसे याद रखता हूं वैसे तुम भी याद रख लो, कुछ भी मान लो इस चीज को। क्लियर है? चलो, तो ये बात क्या होती है यहां पर CFSE की। अब देखो सर, एनसीईआरटी में CFSE पर है ना 2-3 टाइप की चीजें दे रखी है, ठीक है? 2-3 टाइप के क्वेश्चंस दे रखे हैं। वो क्वेश्चन आपको मिलेंगे मेरे बच्चे डी ब्लॉक केमिस्ट्री में, D एंड F ब्लॉक केमिस्ट्री जो है उसमें आपको वो देखने को मिलते हैं। तो चलिएगा इसी चीज का हम फायदा उठाते हैं और एक क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद जो है वो एनसीईआरटी वाला जो स्टेटमेंट है वो आपको समझाता हूं। क्वेश्चन क्या है लिखिएगा, क्वेश्चन इज which of the following ion is maximum stable in aqueous solution? Which of the following ion is maximum stable in aqueous solution? Options are titanium +3, second option vanadium +3, third option chromium, fourth option manganese. Which of the following ion is maximum stable in aqueous solution? ये आपको देखना कि कौन सा ऐसा है
जो एक्वस सॉल्यूशन में क्या है मेरे बच्चे, मैक्सिमम स्टेबल है। कर लोगे क्या? कोशिश करो, देखें कि होता है या नहीं होता, ट्राई करो। हिंट दूं क्या? नहीं? चलो, दिखने में ये बड़ा अजीब सा लग रहा है कि यार कैसे देख पाएंगे हम, लेकिन हो जाएगा, कोशिश करोगे। मैं बोलूंगा नहीं, तुम खुद ही कर लो यार, तुम कहोगे कि फिर हमें बीच में बता दिया। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है सर ये, और बहुत आसानी से हो भी जाता है, कोई इतना मुश्किल काम नहीं आता इसमें। बनाओ, देखें, कोशिश करो, नहीं बनेगा तो अपन बैठे हैं। कौन सा आएगा बच्चे? एमएन। चलो, क्यों? रीजन CFS। बहुत बढ़िया बच्चा, बहुत बढ़िया। देखो यार, यहां पर क्या दे रखा है इसने, एक्वस सॉल्यूशन। यार मेरे एक्वस सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, तो अपन क्या कहते हैं, यहां पर कौन प्रेजेंट है? H2O। जो क्वेश्चन से मेरे को हिंट मिल रहा है मैं उसको लपेटूंगा पहले। H2O होता है ना भाई। एक बात बताओ कि H2O जो है वो एज ए लिगेंड वर्क कर सकता है क्या? कर सकता है, ऑब्वियसली करता ही है। करता है क्या यार? ठीक है। अब अपन क्या बोलेंगे कि यहां पर देखो सर, इनका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? +3। +3 होने का मतलब यहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? 6। और H2O जो है उसके साथ क्या होगा, तो आप बोलोगे सर 6 H2O जुड़ेंगे और क्या बन जाएगा? TiH2O होल 6 चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स विल बी +3। करेक्ट है क्या? अब देखो सर, टाइटेनियम का कॉन्फ़िगरेशन चेक कर लेते हैं। चलो बाद में कर लेंगे, पहले इनके कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं। ठीक है, यहां भी 6 H2O आएगा, यहां भी कितना H2O आएगा? 6 H2O आएगा। यहां भी कितना H2O आएगा बच्चा? 6 H2O आएगा। ये क्या बन जाएगा? VH2O होल 6 चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स इज +3। यहां पर क्या आ जाएगा? CrH2O होल 6 चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स +3। और यहां पर क्या आ जाएगा? MnH2O होल 6 चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स इज +3। करेक्ट है क्या? ये बना। अब देखो यार, टाइटेनियम +3 का कॉन्फ़िगरेशन अगर मैं चेक करना चाहूं तो आप लोग क्या बोलोगे? स्कैंडियम के बाद टाइटेनियम, क्या ये 3D1 आएगा क्या? अरे हाँ या ना? सर क्या ये 3D2 आएगा क्या? क्या सर ये 3D3 आएगा क्या? और क्या ये 3D4 आएगा क्या? देख लो, देखें, सही है क्या? अब देखो सर, क्या यहां पर तुम लोग CFT पढ़ के आए हो क्या? आए हो। CFT पढ़ के आए हो तो CFT के हिसाब से कॉन्फ़िगरेशन लिखो, गलती मत करो। CFT के हिसाब से कॉन्फ़िगरेशन लिखो तो ये बनता है T2G1 Eg0। बेटा ये क्या बनता है? T2G2 Eg0। ये क्या बनता है? T2G3 Eg में 0। ये क्या बनता है? T2G में 3 Eg में 1। क्यों आया? क्यों आया 1? क्योंकि लिगेंड कैसा है? WFL। अरे लिगेंड कैसा है? WFL। लिगेंड कैसा है? WFL। लिगेंड कैसा है? WFL। अब बताओ भैया, CFSE लगाता हूं यहां पे, तो एक बार बताओ कि CFSE में एनर्जी निकालता कौन है? T2G का इलेक्ट्रॉन। लेता कौन है? Eg का इलेक्ट्रॉन। तो T2G में तुम्हें इलेक्ट्रॉन चाहिए ज्यादा से ज्यादा, सबसे ज्यादा इसके पास और सबसे ज्यादा इसके पास। सही बात है। लेकिन Eg में देखो, यहां पर 0, Eg में 1। Eg में इलेक्ट्रॉन आने का मतलब हायर एनर्जी में इलेक्ट्रॉन गया। तो बोलो सर, इन दोनों में से अगर मैं CFSE की बात करना चाहूं, तुम बोल दो। तो एक बात बताओ कि यहां पर जो CFSE आएगा वो कितना आएगा? -0.4 डेल्टा O इंटू 3 + 0.6 डेल्टा O इंटू 0। सही है क्या? तो ये वैल्यू मेरे बच्चे कितना बना? -1.2 डेल्टा O। सही है क्या? इतना एनर्जी निकलेगा। यहां पर आ जा, यहां पर तू क्या बोलेगा कि तेरा जो CFSE आएगा वो -0.4 डेल्टा O इंटू 3 + 0.6 डेल्टा O इंटू 1। सही है क्या? अपन क्या बोलेंगे बच्चा, कितना आएगा? -1.2 डेल्टा O प्लस 0.6 डेल्टा O। भैया कितना आया? -0.6 डेल्टा O। बोलो भैया किसका ज्यादा आ रहा है? इसका आ रहा है क्या? तो मैक्सिमम स्टेबल कौन है? ये, क्योंकि जिसका CFSE ज्यादा यानी कि ज्यादा एनर्जी निकला वो ज्यादा स्टेबल है। बोलो बात पल्ले पड़ गई क्या? ये मैंने इतना क्यों लिखा है? सिर्फ तुम्हारे लिए।
बाकी तुम चाहो ना तो यहां से तुम्हें कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, तुम्हें पता है +3 है तो 6 H2O चाहिए होंगे, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बनेगा, ये 1 2 3 4 होता है और यहां पर इतना इतना आएगा, अपने आप ऑप्शन बन जाएगा, दिमाग में कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन आपको मैंने इसलिए करके दिया है कि आप लोगों को अगर जरूरत पड़ जाए तो आप लोग कैसे करोगे। बनाओ देखें, अब समझ में आया ना क्वेश्चन कैसे करने होते हैं। ठीक है, मैं क्वेश्चन पूरा इसीलिए डिटेल में बता रहा हूं कि आगे चल के है ना यार, आप लोग जब दूसरे ऐसे क्वेश्चन करो या कोई इससे मिलता जुलता क्वेश्चन करो या इसी कॉन्सेप्ट पे कोई और क्वेश्चन मिले तो तुम कम से कम कर पाओ उसको। बनाओ देखें, जल्दी से बनाओ फिर आगे बढ़ते हैं। बेटा होते ही डन बोल देना बच्चा। हाँ भाई, आइंस्टाइन तू लेट कैसे हो गया आज, तू लेट कैसे हो गया? क्या ट्रैफिक? तो ट्रैफिक तेरे को पता नहीं है पुलिया का ट्रैफिक कैसा है? जल्दी चला कर, घर से कम आधे घंटे पहले चलेगा ना, तब पहुंचेगा यहाँ पे टाइम पे। मैं कई बार निकलता हूँ, मेरी हालत, डर लगता है उधर जाने से भी, क्योंकि अगर एक बार आप घुस गए उधर और ट्रैफिक में फंस गए तो गई आधे घंटे की। आधे घंटे 20 मिनट का टाइम लेके निकला करो। ये मान ले कि पुलिया के उधर दूसरी दुनिया है, इधर दूसरी दुनिया है, उधर जाने में जान निकलती है भाई। ऑटो वाले कहीं भी घुस जाते हैं उधर। मैं चल रहा था 2 दिन पहले की बात है, शायद नहीं, आज छुट्टियों से पहले की बात है। मैं चल रहा था और मेरे आगे आगे ऑटो वाला चल रहा था, उसने वहीं पे 360 घुमा दिया ऑटो को। हाँ, खोपड़ा खराब हो गया। मैंने कहा ये क्या है, देखता रह जाए आदमी। सिर्फ उसको 5 सवारी बिठा रखी थी, एक सवारी दिख गई और उसने ऐसे घुमा के ऐसे वापिस ले आया वो वहीं पे। और मैंने कहा ये क्या है यार, मर जाए आदमी। अरे वो ऐसे चल रहा था, उसको उधर सवारी दिखी तो वो ऐसे घुमा के और ऐसे वापस आ गया। अरे मैंने कहा ये क्या है यार। चले आगे भैया, चलो हो गया सोल्यूशन नोट। हाँ बना लो भाई, बना लो बना लो। सोल्यूशन मैंने क्यों बनाया, इसीलिए बनाया, इसका पूरा प्रॉपर सोल्यूशन एक बार लिखना होता है, लेकिन जब दोबारा क्वेश्चन मिलता है ना तो ऐसे क्वेश्चन से हिंट बहुत मिलता है अपने को। हो गया भाई, चलेंगे। डन सर, बहुत बढ़िया बेटा, आगे चला। चलो चलो सर, ये क्वेश्चन आपका खत्म। लिखने का स्पीड बढ़ाओ बे मूर्खो तुम। चलो आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट पर, अगले पॉइंट की बात करते हैं। तो सर नेक्स्ट पॉइंट पर हम लोग मूव ऑन करते हैं, ध्यान से सुनना। अब ना डी ब्लॉक एनसीईआरटी जब तुम देखोगे तो वहां पे है ना बेटा, आपको एक बहुत ही प्यारा सा और पूरा एक पैराग्राफ लिखा हुआ मिलेगा। वो पूरा पैराग्राफ बेस्ड है किस पर, सीएफएसई पर है। वो डी ब्लॉक में, लेकिन काम यहीं पर आ जाएगा, यहीं पर समझा दूंगा। आप लोगों ने ना 2 नाम सुने होंगे, एक तो नाम आता है बेटा CR+2, ठीक है, और एक नाम आता है Fe2+। इन दोनों की मैं बात यहां पर कर लेता हूं, यहां पर पैरेलल ले लेते हैं इसको, Fe2+। एक बात बताओ कि क्रोमियम के लिए अपन क्या कहते हैं, कि क्या क्रोमियम के लिए क्रोमियम+3 भी होता है क्या? सर क्या Fe2+ के लिए Fe3+ भी होता है क्या? होता है। अब देखो सर, बात करते हैं कि इन दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन है।
यानी कि क्रोमियम 2+ और क्रोमियम 3+ में से मोर स्टेबल कौन है? Fe2+ और Fe3+ में से मोर स्टेबल कौन है? अगर आपको स्टेबिलिटी चेक करनी है तो आप लोग किसको चेक करोगे मेरे बच्चों? CFSE को। एक बात बताओ कि किसी का भी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो स्टेबल है या नहीं है, कोई भी आयोन स्टेबल है या नहीं है, ये कब चेक किया जाता है? एक्वस सॉल्यूशन में। बात पहले पड़ गई। तो अपन यहां पर क्या यूज करके चलेंगे? एक्वस सॉल्यूशन। यानी कि स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो आप कहां पर देखकर चलोगे? एक्वस सॉल्यूशन में। क्लियर है? अब बच्चा एक बात बताओ कि एक्वस सॉल्यूशन अगर तुम्हारे पास आ गया तो क्या यहां पर लिगेंड आ गया? अगर लिगेंड आ गया तो क्या स्प्लिटिंग आ गई? या स्प्लिटिंग आ गई तो क्या यहाँ पर CFSE बता सकते हो? क्या बता सकते हो? चलो भैया यहाँ पे बात करते हैं क्रोमियम 2+। क्रोमियम का एटॉमिक नंबर 24। 24 में से 2 निकाल दो, कितना बच गया? 3d4 आएगा क्या? और यहाँ पर कितना आएगा बेटा? 3d3। लिगेंड कैसा है तुम्हारा? WFL। लिगेंड कैसा है? WFL। WFL है तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा रे? T2G3 Eg1। इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा रे? T2G3 Eg में 0। सही है क्या? यहां पर आ जाओ। Fe2+ है भैया। Fe2+ है तो तुम क्या बोलोगे कि सर तुम्हारे पास यहां पर क्या बनने वाला है? आयरन 26 होता है। क्या ये 3d6 आएगा क्या? सर क्या ये 3d5 आएगा क्या? आया कि नहीं आया? अगर मैं इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखना चाहूं तो बच्चों क्या ये T2G3 और Eg2 आएगा क्या? सॉरी, T2G4 और Eg2 आएगा क्या? अरे हाँ या ना? अब एक गधड़ों, 1 2 3 4 5। ठीक है क्या? 1 2 3 4 5 6, यही तो आया है। सही है ना? अगर मैं यहां पर बात करूं तो तुम क्या बोलोगे कि ये क्या बनेगा? T2G3 और Eg में कितना आएगा? 2। सही है क्या? बोलो भैया कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड कोई समस्या है क्या? नहीं है। अगर कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड समस्या नहीं है तो मैं आगे बढ़ता हूं। सुन लो, क्या मैं यहां पर CFSE का वैल्यू कैलकुलेट कर लूं? क्या कर लूं? बोलो भैया दिमाग, बोलो खोपड़े में करोगे या फिर ऐसे बोर्ड पे करूं? खोपड़े में करोगे, बहुत बढ़िया। आ जाओ भैया, CFSE की बात करें यहां पर 3 तो कितना आएगा? माइनस का 1.2 डेल्टा O आएगा क्या? और प्लस का 0.6 डेल्टा O आएगा क्या? बोलो भैया CFSE कितना आया? माइनस का 0.6 डेल्टा O आया क्या? बोलो पूरा लिखने की जरूरत है क्या? नहीं है। आ जाओ भैया यहाँ पे आ जाओ। यहाँ पे क्या CFSE जो है बिना कुछ करे क्या 1.2 डेल्टा O आएगा क्या? कैसे आ रहा पता चल रहा है क्या? डायरेक्ट खोपड़े में कैलकुलेशन चलनी चाहिए, टाइम बचाना है। चलो आ जाओ, यहाँ पे मैं बात करूं तो यहाँ पर जो CFSE अगर मेरे को चाहिए तो बेटा क्या यहाँ पर माइनस का 1.6 डेल्टा O प्लस का 1.2 डेल्टा O आएगा क्या? तो यहाँ पर ये कितना बच गया? अरे माइनस का 0.4 डेल्टा O बच गया क्या? सही है क्या? यहाँ पर अगर मैं बात करूं CFSE की तो यहाँ पर CFSE कितना आएगा? माइनस का 1.2 डेल्टा O प्लस 0.6 डेल्टा O। CFSE कितना आ जाएगा रे? 0। हाँ, प्लस का 1.2 डेल्टा O, प्लस का 1.2 डेल्टा O। बिल्कुल हो गया क्या? बोलो सर बात समझ में आई? कैसे आया? क्यों आया? पल्ले पड़ा ना? हाँ या ना? अब देखो इतनी तो कैलकुलेशन तुम्हारी फास्ट होनी चाहिए। मैं तो ये भी नहीं करता, लेकिन ये तुम कब कर पाओगे? जब तुम प्रैक्टिस करोगे, 2-4 बार लिखोगे करोगे ना तो अपने आप समझ में आ जाएगा कि फॉर्मूला दिमाग में चलता रहेगा, मल्टीप्लाई करते जाओगे। बात पहले पड़ गई? ठीक है सर। अब ऐसा थोड़ी होता है तुम्हारे पास कैलकुलेशन आती है कि 2 × 2 × 2 × 3 इसको कैलकुलेट करते हो, लिख लिख के थोड़ी करते हो। 2 × 2 4, 4 × 2 8, 8 × 3 कितना हो गया? 24। ऐसे थोड़ी करते हो, 2 4 6 सीधा करते हो ना, बस तो वैसे ही करना है। आ जाओ यहाँ पे अपन बात करते हैं 1 बाय 1। अब ध्यान से सुनना भैया, अब कॉन्सेप्ट बनने वाला है। इसका CFSE कितना है? इतना। इसका CFSE कितना है? इतना। मेरा पहला क्वेश्चन, दोनों में से किसका CFSE ज्यादा है? किसका CFSE ज्यादा है? माइनस का 0.6 डेल्टा O ज्यादा है या माइनस का 1.2 डेल्टा O ज्यादा है? हाँ, किसका CFSE ज्यादा है? इसका। बिल्कुल। अरे देखो तुम है ना, मैथ मत लगाना यहाँ पे नेगेटिव साइन क्या बता रहा है? रिलीज्ड एनर्जी बता रहा है। रिलीज्ड एनर्जी की भैया कितना एनर्जी निकल रहा है? बात समझ में आ गई ना? तो यहाँ पे तो निकल रहा है 0.6 डेल्टा और यहाँ पे निकल रहा है 1.2 डेल्टा O। बात पल्ले पड़ गई ना? अरे हाँ या ना? तो बोलो भैया ज्यादा एनर्जी कहाँ निकला? यहाँ पर। तो अपन कह देंगे कि यहाँ पर है मोर CFSE। अरे यहाँ पर क्या है? मोर CFSE। तो मैं ये कह दूंगा कि ये है मोर स्टेबल। पहली बात क्लियर है क्या? यानी कि एक तो CFSE ने इसको सपोर्ट किया है स्टेबल होने में। दूसरा, तुम लोग एक चीज देखना पसंद करोगे, ये देखो सर, T2G में 3 इलेक्ट्रॉन, Eg में 1 इलेक्ट्रॉन। यहां पर T2G में 3 इलेक्ट्रॉन, Eg में 0 इलेक्ट्रॉन। मेरे बच्चों एक बात बताओ, T2G में 3 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है? हाफ फील्ड।
Eg में 0 मतलब खाली है, कोई टेंशन नहीं है। T2g में 3 इलेक्ट्रॉन हाफ फील्ड, Eg में 1 इलेक्ट्रॉन, 2 ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन, भैया कोई स्टेबिलिटी नहीं है। तो बोलो भैया इन दोनों में से ज्यादा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन कौन सा है, ये वाला। तो क्या मैं ये कह दूंगा इसको दूसरा फैक्टर जो सपोर्ट कर रहा है वो क्या है, T2g हाफ फील्ड स्टेबिलिटी। क्या ये बात पल्ले पड़ गई क्या? अरे हाँ कि ना, इसको T2g हाफ फील्ड स्टेबिलिटी भी सपोर्ट कर रही है। तो बोलो भैया क्रोमियम प्लस 3 जो है वो क्रोमियम प्लस 2 से ज्यादा स्टेबल है। क्रोमियम प्लस 3 क्रोमियम प्लस 2 से ज्यादा स्टेबल है, इसका रीजन क्या है? एक तो CFSC और दूसरा T2g हाफ फील्ड स्टेबिलिटी। बोलो दोनों बात पल्ले पड़ गई क्या? अरे हाँ या ना, क्लियर है? कैसे आया, समझ आया गया? हाँ या ना, समझ आया? तो चलो अब बोलो, अगर मैं ये कह दूं कि मेरे को क्रोमियम प्लस 2 का एक्वस सोल्यूशन दिया जाए, तो वो क्रोमियम प्लस 2 का एक्वस सोल्यूशन किस में जाना पसंद करेगा? प्लस 3 में। प्लस 3 में जाएगा तो क्या वो एक इलेक्ट्रॉन निकाल के जाएगा क्या? और जब इलेक्ट्रॉन निकलता है तो ऑक्सीडेशन होता है या रिडक्शन होता है? ऑक्सीडेशन। जिसका खुद का ऑक्सीडेशन होता है वो दूसरे को क्या करता है? रिड्यूस। दूसरे को रिड्यूस करता है, दूसरे को रिड्यूस करता है, दूसरे को रिड्यूस करता है, तो वो कौन सा एजेंट होता है? रिड्यूसिंग एजेंट ही तो होता है। चलो अपन क्या कहते हैं कि सर ये कौन सा एजेंट है, तो अपन क्या बोल देंगे? रिड्यूसिंग एजेंट। तो क्या मैं ये कह दूंगा कि क्रोमियम प्लस 2 जो है वो एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है? ये एनसीईआरटी में साफ साफ आधे पैरा में लिखा हुआ डी ब्लॉक में, लेकिन समझ में आने में थोड़ा सा जोर आता है। आ जाओ Fe2+ की बात करें, अब आएगा मजा। माइनस का 0.4 डेल्टा हो और यहां पर निकलने वाली एनर्जी 0, मतलब कोई एनर्जी नहीं निकल रही। यहां पर एनर्जी निकल रही है इतनी, यहां पर एनर्जी निकल रही है इतनी। बोलो किसका CFSC ज्यादा? इसका। हाँ या ना? चलो मतलब CFSC किसको सपोर्ट कर रहा है? CFSC कर रहा है कि Fe2+ ज्यादा स्टेबल है। CFSC कह रहा है, मैं नहीं कह रहा। बात वाले पड़ गई। लेकिन जब मैं यहां पहुंचता हूं तो देखो सर, क्या T2g और Eg दोनों हाफ फील्ड है क्या? यानी कि दो एक्स्ट्रा सेट इसको हाफ फील्ड स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। यहां पर एनर्जी निकल रहा है कम, ज्यादा नहीं निकल रहा, कोई 0.4 ज्यादा नहीं होता। बात वाले पड़ गई। तो अपन क्या कह रहे हैं कि सर यहां पर हाफ फील्ड स्टेबिलिटी, हाफ फील्ड स्टेबिलिटी है इसके पास। अगर इसके पास हाफ फील्ड स्टेबिलिटी है तो ये एक्स्ट्रा अमाउंट में एनर्जी देगा। Fe+2 जो है वो कितनी एनर्जी देता है? इतनी, है ना? लेकिन ये कितनी एनर्जी देता है? ये हाफ फील्ड होने की वजह से ज्यादा एनर्जी देता है। तो इन दोनों का जब कंपैरिजन किया जाता है तो कौन डोमिनेंट हो जाता है? हाफ फील्ड। हाफ फील्ड डोमिनेंट हो जाता है तो बोलो भैया इन दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन होगा? Fe+3। तो अपन क्या बोलेंगे कि Fe+3 जो होता है वो क्या होता है? मोर स्टेबल। क्या होता है? मोर स्टेबल। बात पल्ले पड़ गई है? हाँ या ना? अब बोलो सर क्या Fe+2 से +3 जाओगे तो इलेक्ट्रॉन निकाल के जाओगे क्या? इलेक्ट्रॉन निकाल के जाओगे तो इसका भी ऑक्सीडेशन होएगा क्या? तो क्या ये भी रिड्यूसिंग एजेंट होएगा क्या? अरे हाँ या ना? ये भी क्या होएगा? रिड्यूसिंग एजेंट। एनसीईआरटी में क्वेश्चन ये है, एनसीईआरटी ने ये समझाने की कोशिश की है कि बोथ Cr+2 एंड Fe+2 एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। सही बात है क्या ये? Both Cr+2 and Fe2+ both are reducing agent, but Cr+2 is a strong reducing agent than Fe2+. सही बात है क्या? Cr+2 जो है वो strong reducing agent है than Fe2+. रीजन? इसमें दो फैक्टर सपोर्ट कर रहे हैं, यहां पर सिर्फ एक फैक्टर सपोर्ट कर रहा है, एक फैक्टर ओपोज कर रहा है। बात पहले पड़ गई? हाँ या ना? मान लो कि तुम्हें दो लोग धक्का दें एक साइड में, ठीक है, दूसरे बंदे को दो लोग धक्का दे रहे ऑपोजिट साइड में, ज्यादा इफेक्टिव कौन होएगा? सेम साइड वाला ना। बात पहले पड़ गई ना? हाँ या ना? कंडीशन क्लियर है? तो अपन क्या बोलेंगे कि सर दोनों के दोनों रिड्यूसिंग एजेंट है, बट बेटर कौन है? Cr2+। लिखिएगा, हेडिंग नहीं है, नोट लगा के लिख लो यार, एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है ना? लिखो बोथ Cr+2 एंड Fe+2, both Cr+2 and Fe2+, both Cr2+ and Fe2+ act as reducing agent, but Cr+2 is a strong reducing agent, in comparison of Fe2+.
बात पल्ले पड़ गई। और इसका लॉजिक रीजन जो भी तुम बोलना चाहो वो तुम्हारे सामने है, छापो इसको। हाँ तो ये तो बनाना है तभी तो पल्ले पड़ेगा भैया। एनसीईआरटी में तो ये थ्योरी में लिखा हुआ मिल जाएगा तुम्हें कि ऐसा होता है। अब क्यों होता है वो तुम्हें पता होना चाहिए। लपेट दो बेटा। बनाओ देखिए फटाफट बनाओ। बालिकाओं होते ही डन बोल देना मेरे बच्चों। लपेट दिया रे। बहुत बढ़िया यार, बहुत अच्छे। लपेटो भाई, जल्दी जल्दी लपेटो। और फिर आगे आपको एक बहुत ही प्यारी सी कहानी सुनाता हूं। चलो भैया, बालिकाओं हो गया मेरे बच्चों, जल्दी बोलो देखें। यार आप लोग रिप्लाई किया करो बच्चा। बहुत बढ़िया, डन सर। चलो आगे बढ़ जाए भैया, अगले पॉइंट पर चलते हैं। ठीक है, ये एनसीईआरटी का एक बहुत ही प्यारा सा पैरा आपको समझाया है। आगे बढ़ते हैं, हेडिंग लगाओ सर, फेवरेबल कंडीशंस। हेडिंग लगाओ, फेवरेबल कंडीशंस। हेडिंग लगा दो, फेवरेबल कंडीशंस, कंडीशंस फॉर टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। फेवरेबल कंडीशंस फॉर टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। फेवरेबल कंडीशंस फॉर टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। बात पहले पड़ गई। अब सुनो, लो सर, अपन क्या कह रहे हैं कि फेवरेबल कंडीशंस फॉर टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, इसका मतलब क्या होता है कि टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है और उसको कौन कौन फेवर करता है। तो यार एक चीज देखो ना कि टेट्राहेड्रल का मतलब हाइब्रिडेशन कौन कौन सा हो सकता है। इट मे बी sp3 और d3s दोनों हो सकते हैं, मतलब हमने दोनों की बात करी है।
तो कभी भी गलती से ये मत बोल देना कि D3S की बात चल रही है, sp3 की बात चल रही है। भैया दोनों की बात चल रही है, मैं ज्योमेट्री की बात कर रहा हूं। बात क्लियर है? इसके लिए 3-4 कंडीशंस फेवरेबल होती है, वो आपको ध्यान रखनी है। बात क्लियर है? तो लिखना स्टार्ट करो। कंडीशन नंबर 1, लार्ज साइज ऑफ लिगेंड। लार्ज साइज ऑफ लिगेंड, लिगेंड का लार्ज साइज होना चाहिए। इससे मतलब क्या होता है भाई, लिगेंड अगर बड़े साइज का है, लिगेंड अगर बड़े साइज का है तो वीक लिगेंड होएगा। और तुम जानते हो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री के लिए वीक लिगेंड क्या होता है, सपोर्टिव नेचर का होता है। सही बात है ना? वीक लिगेंड है तो वहां पर टेट्राहेड्रल होएगा, स्क्वायर प्लेनर नहीं बन पाएगा। पहला केस क्लियर है? चलो भैया D0, D5, D10 कॉन्फ़िगरेशन ऑफ CMI। अगर CMI के पास इन तीनों में से कोई सा भी कॉन्फ़िगरेशन है तो वहां पर वो स्क्वायर प्लेनर नहीं जाएगा, वो किस में जाएगा बच्चा? टेट्राहेड्रल में। बात क्लियर है? सिंपल। चलो लपेटते जाओ भाई। ऑल टेट्राहेलाइड्स, सीधे स्टेटमेंट आते हैं ये। ऑल टेट्राहेलाइड्स ऑफ मैग्नीज, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक are sp3 hybrid and tetrahedral। टेट्राहेड्रल बात पहले बढ़ी गया? हाँ या ना? सिंपल है ना? नंबर 4, नंबर 4 क्या है? ऑक्सो एनायन। ये नाम सुना होगा आपका, ऑक्सो एनायन या ऑक्सी एनायन। ऑक्सो एसिड या ऑक्सी एसिड पढ़ा है ना, उसके जो एनायन होते हैं उनको क्या बोलते हैं? ऑक्सो एनायन। ऑक्सो एनायंस ऑफ वेनेडियम, क्रोमियम एंड मैग्नीज आर टेट्राहेलाइड्स, tetrahedral, are tetrahedral but not sp3 hybridized, but not sp3 hybridized। बात पल्ले पड़ी गया? क्या लिखा? वेनेडियम का +5, क्रोमियम का +6 और मैग्नीज का +7 जो है वो टेट्राहेड्रल होते हैं बट sp3 हाइब्रिडाइज्ड नहीं होते। क्या नहीं होते? sp3 हाइब्रिडाइज्ड नहीं होते। बोलो बात क्लियर है क्या? अब देखो सर, नहीं होते तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा उसकी बात करेंगे। हाँ बालिका, रोहित परीक्षा हो गया बेटा? चलूं आगे? देखेंगे उसमें भी पंगा है। यस सर, ओके बेटा। चलो ये आगे बढ़ते हैं। बालिकाओं ने यस बोल दिया है कि सर हो चुका है, तो चलिएगा आगे बढ़ते हैं। देखो सर, ये बात तो हमारी कंप्लीट हो चुकी है। मैं ना इस बात को थोड़ा सा और अच्छे तरीके से लेके चलता हूँ। देखो सर, हमारे पास है ना कई बार क्वेश्चन आता है, हमें हाइब्रिडाइजेशन पूछा जाता है। किसका हाइब्रिडाइजेशन पूछा जाता है वो देख लो। हमसे कहा जाता है कि सर हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ VO4 -3, देखो देखे, CrO4 -2, MnO4 -1, MnO4 -2, MnO4 -2 और साथ में कौन है? CrO2 Cl2। क्या लिखा है? हाइब्रिडाइजेशन किस किस का बेटा? इन सब का। इन सब को जब तुम देखोगे तो एक चीज पाओगे, ये +5 है, ये भी +6 है, ये कितना है? +7 है, और ये कितना है? +6 है, और ये कितना है? +6 है। सही है क्या? सही है। अपन क्या कहते हैं कि हमें क्या करने हैं? इनको चेक करने हैं। अगर मैं इनकी बात करता हूं तो देखो सर, यहां पर सबका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 4। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। सबके पास लिगेंड कैसा है? वीक लिगेंड है। अगर सबके पास लिगेंड वीक है तो अपन क्या बोलेंगे कि सर यहां पर स्प्लिटिंग कैसा होगा? टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल होएगा, टेट्राहेड्रल होएगा। देखो सर, सबके सब क्या है? D0 में है या D1 में है। सही बात है ना? तो अगर यहां पर मैं बनाने जाता हूं टेट्राहेड्रल, तो आप लोग क्या बोलते हो कि टेट्राहेड्रल कैसे बनेगा? तो आप लोग क्या बोलोगे? ये आप लोगों का n-1 है। सही है क्या? ये आप लोगों का क्या है? 3D। सही है। अगर ये टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग देगा तो बच्चे अपन क्या बोलेंगे? ऊपर कौन से ऑर्बिटल आएंगे? तो आप लोग क्या बोल दोगे? T2। नीचे कौन से ऑर्बिटल आएंगे बेटा? E ऑर्बिटल। सही बात है क्या? E सेट। अब आप क्या बोलोगे? ये 3D है, 3D से ऊपर कौन होता है? 4s, और 4s से ऊपर कौन होता है? तो आप क्या बोल दोगे? 4p। सही है क्या? अब देखो सर, यहां पर हाइब्रिडाइजेशन में कौन जाएगा?
हाइब्रिडाइजेशन में कौन जाएगा? तो आप लोग क्या बोलोगे कि देखो सर, अगर ये सब के सब, ये 3D जीरो है कि नहीं है? अरे है क्या? ये कितना है बेटा? 3D जीरो। ये भी कितना है? 3D जीरो। ये भी कितना है? 3D जीरो। ये भी कितना है? 3D वन। और ये कितना है? 3D जीरो। सही है क्या? अब देखो डी में अगर एक इलेक्ट्रॉन भी होगा तो वो नीचे पड़ा रहेगा, ऊपर नहीं आएगा। क्या ये ऑर्बिटल खाली पड़े हैं क्या? अगर ये ऑर्बिटल खाली पड़े हैं और ये ऑर्बिटल भी खाली है, तो इन दोनों में से एस किसके साथ जाना पसंद करेगा? तो अपन बोलेंगे इसके साथ। इसके साथ जाएगा तो यहां पर लोअर एनर्जी के ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं और हाइब्रिडाइजेशन कौन सा आ जाता है? D3s हाइब्रिडाइजेशन आ जाता है। ये ऑर्बिटल कौन सा होता है? DXY, ये DYZ और ये DZX। सही है क्या? ये ऑर्बिटल होते हैं और D3s हाइब्रिडाइजेशन आपको क्या हो जाता है? मिल जाता है। बात पल्ले पड़ी गया? अब सुनो भाई, अब देखो सर, यहां पर फिर कंफ्यूजन होता है, कॉन्ट्राडिक्शन होता है। एनसीईआरटी दो बातें बोलता है। एनसीईआरटी दोनों ही चीजों को सपोर्ट करता है। एनसीईआरटी क्या बोलता है कि अकॉर्डिंग टू CFT हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होता है? D3s। कौन सा होता है? D3s। बात पल्ले पड़ गई? लेकिन बोलता है कि सर प्रैक्टिकली अगर मैं देखूं ना, प्रैक्टिकली अगर मैं देखूं तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होता है? sp3। कौन सा होता है? sp3। बात पल्ले पड़ गई है? क्योंकि सर कुछ प्रॉपर्टी तो जो है वो D3s से आ जाती है, लेकिन बाकी प्रॉपर्टी किससे आती है? sp3 से। बात वाले पड़ गई? तो अपन क्या बोलेंगे, इन सब का हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होता है? तो अपन क्या बोलेंगे? D3s एज वेल एज sp3। बात क्लियर है क्या? दोनों हाइब्रिडाइजेशन क्या होते हैं? इनके पास होते हैं। एक प्रैक्टिकली है, एक कौन सा है बेटा? ऐसे नोट करो। बनाओ, देखें, खत्म करते हैं फिर। थोड़ा सा जल्दी लिखो ताकि हम काम को खत्म कर दें। हो गया? हो गया बेटा? बालिकाओं डन है मेरे बच्चों? चले आगे। हो गया भाई? चलो, ये आपकी ये कहानी भी खत्म। ठीक है सर, ये सारे खेल खत्म हो चुके हैं। अब अपन आगे बात करेंगे एक क्वेश्चन की, और क्वेश्चन के बाद अपन कल चर्चा करेंगे किस पर? तो अपन बात करेंगे बेटा आपके उसकी क्या बोलते हैं यार, एप्लीकेशंस ऑफ CFT। ठीक है, छोटे छोटे दो एप्लीकेशन होते हैं। एक तो होता है स्टेबिलिटी का, स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेज, और दूसरा जो होता है वो क्या होता है? तो अपन कहते हैं कि सर आपका अपना क्या बोलते हैं यार उसको, कलर ऑफ कॉम्प्लेक्सेज। ठीक है, तो क्वेश्चन लिखिएगा, विच प्रॉपर्टी is differ, which property is differ in
इसमें CrNH3 होल 6 प्लस 3 एंड CrH2O होल 6 प्लस 3. Which property is differ in this and this? बात पहले पड़ी गया कि यानी कि ये दो कॉम्प्लेक्स है, इनमें कौन सी प्रॉपर्टी जो है वो डिफर है. नंबर 1, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ CMI. दूसरा, ज्योमेट्री. थर्ड, मैग्नेटिक मोमेंट, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट. फोर्थ, मैग्नेटिक नेचर. फिफ्थ, CFSE. नंबर 6, नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन इन CMI. ये 6 ऑप्शन है, इनमें से कौन से प्रॉपर्टी आप लोगों के डिफर हैं, किसके लिए? तो अपन क्या बोल रहे हैं कि ऊपर वाले दोनों कॉम्प्लेक्स हैं उनके लिए आपको चेक करना है. ऊपर लिखे दोनों कॉम्प्लेक्स के लिए कौन सा प्रॉपर्टी डिफर है ये आपको चेक करना है. कर लोगे क्या? अरे हाँ या ना? चलो, ये क्वेश्चन जो है वो आप लोगों के लिए होमवर्क है. आराम से सोच विचार करके क्वेश्चन करें, बड़ा मजेदार क्वेश्चन है ये. ठीक है, और इसके आगे की कहानी जो है वो अपन कल करते हैं. कल अपन बात करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ CFT. CFT के कौन कौन से एप्लीकेशन है? तो 2 इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन होते हैं, कलर और दूसरा स्टेबिलिटी. उसकी चर्चा अपन कल करेंगे. तो तब तक के लिए गुड बाय.